Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the 6th chapter of class 11th NCERT. तो आज के चैप्टर में हम लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे. तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो भी इस यूनिट से ही रिलेटेड था, लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे आज के जो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, और वो किस तरीके से बने हुए हैं. जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस लैंडफॉर्म्स अवेलेबल और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. राइट, इतना तक आपको पता चल गया. ठीक है, तो जो एक्सोजेनिक फोर्स है स्पेशली उस पे हम फोकस करें. इंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया था. तो एक्सोजेनिक फोर्स में हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो क्या था, आपका इरोजन. ठीक है, इरोजन. अब इरोजन में हमने देखा था कि आपके कई एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं, राइट, जो कि आपके डिटरमाइन करते हैं कि लैंडफॉर्म का शेप कैसा होगा. तो इरोजन, एजेंट ऑफ इरोजन में आपके क्या क्या होता है, जैसे एयर भी आपका एजेंट ऑफ इरोजन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद वाटर हो सकता है. वाटर में जैसे रिवर हो गया, रिवर, वैसे ही ग्लेशियर हो सकता है, ग्लेशियर. ठीक है, फिर आपको कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, कोस्टल लैंडफॉर्म, और ऐसी वेरियस टाइप के आपके एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं. तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं सारे एक एक लैंडफॉर्म को. और लैंडफॉर्म में भी आपकी दो कैटेगरी होती है, तो ये आप माइंड में रखना. एक तो होता है आपका इरोजनल फीचर और एक होता है आपका डिपोजिशनल फीचर. ठीक है, तो इरोजन में आपके दो टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं. एक होते हैं आपके इरोजनल और एक होते हैं आपके डिपोजिशनल. ठीक है, तो इरोजनल वाले कौन से फीचर होंगे, जहां पे आपका जो लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है वो इरोजनल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, राइट. जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका होता है वी शेप्ड वैली हो गया, ठीक है, आपके गॉर्जेस हो गए, ये सब क्या हो गए, आपके इरोजनल फीचर हो गए. वहीं पे डिपोजिशनल फीचर वो है जहां पे सेडिमेंट के डिपॉजिट की वजह से जो आपके फीचर बन रहे हैं. ठीक है, सेडिमेंट बोल लो या फिर जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट. तो एक एक करके हम देखेंगे. अब हर एक एजेंट ऑफ इरोजन में ना ये दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे. जैसे एयर में आप देखोगे तो वहां पे भी आपके क्या होंगे, इरोजनल होंगे, डिपोजिशनल होंगे. वैसे वाटर में देखोगे तो वहां पे भी आपके इरोजनल होंगे, डिपोजिशनल होंगे. वैसे आप ग्लेशियर देखोगे तो वहां पे भी आपके इरोजनल होंगे, डिपोजिशनल होंगे. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अक्सर ना बहुत स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एक तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, राइट, और बहुत बार समझने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि लोग इसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं. तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं इजी से इजी लैंग्वेज में जो भी लैंडफॉर्म है उसको समझा सकूं, कोशिश करूं उसको विजुलाइज कराने का, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके लिमिटेड ही इमेज दे रखा है, लेकिन उसको ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. यहां से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और जो एलाइड एग्जामिनेशन है तो वहां पे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में. सो आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस एक्ट ऑन अर्थ मटेरियल, जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, wind, glaciers and waves perform erosion. So erosion causes changes on the surface of earth, ये हमने देख लिया. Deposition follows erosion, also causing changes on the surface of earth. तो deposition भी आपके क्या करता है, चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इरोजन पहले होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर डिपोजिशन होता है. तो ये हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले होता है आपका इरोजन, फिर होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन और फिर होता है आपका डिपोजिशन. और इस तीनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. उसके बाद एज दिस चैप्टर डील्स विथ लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, वी फर्स्ट आस्क व्हाट इज अ लैंडफॉर्म. अ सिंपल वर्ड, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. ठीक है, तो ये आंसर भी दे रखा है कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं. तो जो आपके स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म. सिंपल लैंग्वेज है, इसको डेफिनेशन को याद कर लेना. जो भी आपके फीचर्स प्रेजेंट हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, उन सबको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, लैंडफॉर्म में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है, इफ अ लैंडफॉर्म इज अ स्मॉल टू मीडियम साइज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज लैंडस्केप. राइट, तो लैंडस्केप इसका बड़ा वर्जन हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एक लैंडस्केप होगा. जैसे आप इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में चले जाओगे तो वहां पे लैंडस्केप कैसा होगा, माउंटेनियस रीजन, राइट. वहां पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. तो वो सारे माउंटेन्स मिलके एक लैंडस्केप बनाते हैं आपके. ठीक है, तो जब बड़े टर्म में हम बात कर रहे हैं तो वो आपका लैंडस्केप हो जाता है. जब किसी एक पर्टिकुलर फीचर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है लैंडफॉर्म. समझ आया इतना. फिर देखो आगे, several related landform together make up landscapes.
तो वही मैं बता रहा था कि बहुत सारे लैंडफॉर्म जब आपके मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपके लैंडस्केप बनाते हैं. सो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द अर्थिंग सरफेस, ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज एंड मटेरियल्स. ठीक है, लैंडफॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स. तो ये सब ऑलरेडी हम देख के आ रहे हैं. अब हम एक एक करके जो आपके पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट. तो ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मास, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेस और द प्रोसेस देमसेल्व्स माइट चेंज. तो इसका मतलब क्या हुआ, वही दे रखा है कि जो आपका इंटेंसिटी ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. तो आपको पता है कि ओवर द टाइम आपके क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं. ठीक है, उसके बाद आपके अर्थ में कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हुए और कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स हुए. याद करो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कब हम बात कर रहे थे, जो इंडोजेनेटिक प्रोसेस में देख रहे थे. ठीक है, ओरोजेनिक वाला. और जो आपका वर्टिकल मूवमेंट कौन सा था, एपिरोजेनिक वाला. तो उसी प्रकार से जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हुए, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसके वजह से जो लैंड फॉर्म है, और लैंड फॉर्म आपके डिफरेंट टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज डेवलप हुए. ठीक है, और बहुत सारे लैंडफॉर्म को हम मिला के क्या बोल रहे हैं, लैंडस्केप बोल रहे हैं. देन दिस लीड्स टू न्यू मॉडिफिकेशन इन द लैंडफॉर्म. इवोल्यूशन इंप्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम वन लैंडफॉर्म इनटू अनदर इंडिविजुअल लैंडफॉर्म आफ्टर दे आर वंस फॉर्म्ड. तो कुछ लैंडफॉर्म तो आपको इंडिविजुअल दिखेंगे और कुछ लैंडफॉर्म आपके ग्रुप में दिखेंगे, राइट. सो ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम. तो आपके हर एक लैंडफॉर्म का अपना ही एक हिस्ट्री है, और इस पे बहुत सारे वेरियस थ्योरीज भी एसोसिएटेड होते हैं. लेकिन थ्योरीज वाला पार्ट जो होता है ना, वो आप जनरल स्टडीज में नहीं पढ़ते हो, और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है. तो उसको अभी हम स्किप करेंगे. अदरवाइज आपके साइकिल ऑफ इरोजन में वेरियस थ्योरीज है, वेरियस साइंटिस्ट आके उससे रिलेटेड थ्योरीज देखे गए, लाइक डेविड प्लैंक, केल्सी किंग, है ना. फिर देखो आगे, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म. तो मैंने वही बता दिया, एक होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस से कोई लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है, और एक हुआ आपका इंडिविजुअल प्रोसेस से. सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपके डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी लैंडफॉर्म का ना एक यूथफुल स्टेज होगा जब उसका ओरिजिन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद उसका एक मैच्योर स्टेज आएगा, और उसके बाद उसका एक ओल्ड स्टेज आएगा. तो हमें इस तरीके से भी पढ़ना है लैंडफॉर्म को, कि अपने यूथफुल स्टेज में वो किस तरीके का लैंडफॉर्म डेवलप कर रहा है, अपने मैच्योर स्टेज में किस तरीके का लैंडफॉर्म डेवलप कर रहा है, और अपने ओल्ड स्टेज में किस तरीके का लैंडफॉर्म डेवलप कर रहा है, राइट. इरोजनल, डिपोजिशनल और ये यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, ये तीनों आपको ध्यान रखना है. इन बेसिस पे हम अलग अलग लैंडफॉर्म को कैटेगराइज करेंगे, राइट. उसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंडफॉर्म आफ्टर दे आर वंस फॉर्म्ड थ्रू कंटिन्यूड जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट. फिर देखो आगे, अब सबसे पहले जो एजेंट ऑफ इरोजन है वो है रनिंग वाटर. तो रनिंग वाटर से जो आपके लैंडफॉर्म डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इन ह्यूमिड रीजन रिसीविंग हेवी रेनफॉल, रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट फॉर लैंड सरफेस डिग्रेडेशन. तो जहां पे आपकी बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे जो आपको लैंडफॉर्म देखने मिलेंगे वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, जो रनिंग वाटर है उसकी वजह से, या फिर जहां से रिवर फ्लो करती है, राइट. Then running water has two component. एक तो है overland flow as a sheet on the general land surface, then linear flow as streams and river and valleys. तो एक तो देखो, ये दो टाइप का आपका रनिंग वाटर का कोर्स होता है. एक तो आपका सरफेस के ओवरफ्लो करती है, राइट. तो वो शीट इरोजन कॉज करती है. फॉर एग्जांपल मान के चलो कहीं पे बारिश आया, ठीक, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके बारिश आ रहा है और एक डिप्रेशन में वो पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है. तो एक टाइम के बाद ये ओवरफ्लो करेगा और अगल बगल के एरिया में क्या होगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरलैंड फ्लो. और दूसरा जो है वो मान के चलो ये एक डिप्रेशन है, इसमें पानी इकट्ठा हुआ और यहीं से आपके छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकल गए. तो ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स क्या है, रिवर का शेप ले लेते हैं. तो जैसे जो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो कहाँ से आते हैं आपके, वो आपके ग्लेशियर से आते हैं. तो जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो छोटे छोटे स्ट्रीम बन के वो धीरे धीरे बड़े रिवर का रूप ले लेते हैं. वही जो वेस्टर्न घाट वाले रिवर है वो आपके सीजनल होते हैं, मतलब वो बारिश की वजह से रिवर डेवलप होते हैं. तो पहले वो इकट्ठा होते हैं किसी लेक में, किसी डिप्रेशन में, और उसके बाद उस लेक से वो पर्टिकुलरली जमीन पे आते हैं. समझ आया रिवर के बारे में. तो दो टाइप का आपका फ्लो होगा, एक होगा ओवरफ्लो और दूसरा होगा आपका थ्रू स्मॉल स्ट्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. फिर मोस्ट इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विग्रस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टेप ग्रेडियंट्स. तो ज्यादातर जो हम लैंडफॉर्म देखते हैं रिवर से फॉर्म होने वाले, रनिंग वाटर से फॉर्म होने वाले, वो ज्यादातर यूथफुल स्टेज में ही दिखेगी. क्यों? क्योंकि यूथफुल स्टेज में आप क्या होते हो, एनर्जेटिक होते हो. वैसे जो नेचर भी होता है वो आपके यूथफुल स्टेज में एनर्जेटिक होता है. तो जब रिवर नई नई निकलती है ना तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके रास्ते में जो भी आता है वो सबको मतलब इरोड करके ले जाती है. तो इसके वजह से आपको यूथफुल स्टेज में ना
कंपैरेटिवली ओल्ड स्टेज के ज्यादा लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी हम उसको भी जस्टिफाई करेंगे कैसे। तो यूथफुल स्टेज में आप बहुत सारे लैंडफॉर्म पढ़ोगे, लेकिन वही मैच्योर स्टेज में आपके कुछ ही लिमिटेड लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो गई और रनिंग वाटर की कैपेसिटी कम हो गई। फिर देखो आगे, ओवर टाइम स्ट्रीम चैनल्स ऑन स्टीप ग्रेडियंट्स बिकम जनरल ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, एज चैनल बिकम जनरल रिवर लूजर्स वेलोसिटी विच फैसिलिटेट एक्टिव डिपोजिशन। अब इन सारे लाइन को ना इजी लैंग्वेज में समझो, ये तो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी का लाइन, इसलिए मैं रीड कर रहा था। अब सिंपल समझो आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो कोई भी रिवर होगी तो आपको लॉजिक याद रखना है। तो कोई भी रिवर अगर होगी यूथफुल स्टेज में, तो यूथफुल स्टेज में क्या होगा, एक तो ग्रेडियंट स्टीप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन से ओरिजिन हो रहा है किसी रिवर का, ठीक है। तो यहां से जब कोई रिवर निकल रही है तो अपनी यूथफुल स्टेज में यहां से निकल रही है, तो देखो स्टीप ग्रेडियंट मिल रहा है। अब स्टीप ग्रेडियंट की वजह से क्या है, इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हाई स्पीड होता है, ठीक है, हाई स्पीड। तो किसी रिवर का अगर स्पीड हाई है तो वो क्या करेगी, मोर इरोजन, ठीक है, तो इरोजन ज्यादा होगा, राइट। और इसकी जो कोर्स होगी, मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, राइट। तो शॉर्ट लेंथ, और ये कोई भी डिपोजिशनल फीचर नहीं फॉर्म करती अपनी यूथफुल स्टेज में, एक्सेप्ट फ्यू, मतलब एक दो को छोड़ के ये अपनी यूथफुल स्टेज में कोई भी डिपोजिशनल फीचर नहीं फॉर्म करती है। तो हमने दो बताया ना, एक जो एक लैंडफॉर्म बनता है वो इरोजनल टाइप का बनता है, और एक जो बनता है वो आपका डिपोजिशनल टाइप बनता है। तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है आपके, ये मैं यूथफुल स्टेज की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आपको नोट्स बनाना होता है। तो इस यूथफुल स्टेज में ज्यादातर क्या फीचर बनते हैं आपके, इरोजनल फीचर बनते हैं, ठीक है, इतना समझ है। लेकिन रनिंग वाटर में एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, आपका एलुवियल फैन, ठीक है, एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन जो है ये है आपका डिपोजिशनल फीचर, लेकिन ये भी फॉर्म होता है किसमें, यूथफुल स्टेज में, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो मोस्टली जो आपके लैंडफॉर्म है वो किस टाइप के होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं, ये समझा। अब रिवर जब धीरे धीरे लैंड पे आती है, प्लेन एरिया में आती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। अब जब रिवर की स्पीड स्लो होगी तो उसकी इरोजनल कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो जो अपनी यूथफुल स्टेज में जो वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आई थी इरोजन के वजह से, वो अब क्या करेगी, धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू करेगी। तो मैच्योर स्टेज में जब रिवर की स्पीड कम हुई ना, तो सबसे पहले क्या करना शुरू करेगी वो, मैं पेज बना लेता हूं, यहां पे देखो नए पेज ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने यूथ देखा, ठीक है, अब देखेंगे मैच्योर, और उसके बाद देखेंगे ओल्ड स्टेज। तो यूथ में हमने क्या देखा, हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड से के वजह से हाई इरोजनल कैपेसिटी, जिसके वजह से इसका जो लैंडफॉर्म होगा वो क्या होगा, इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा, इरोजनल लैंडफॉर्म। और जो इसका कोर्स होगा वो भी क्या होगा, शॉर्ट लेंथ। तो जो रिवर का साइज होगा वो क्या होगा, शॉर्ट। लेकिन जैसे अपने मैच्योर स्टेज में आती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन वाले रीजन में एंटर कर गई है। तो इसकी इरोजनल कैपेसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ER लिख देता हूं मैं, इसी इरोजनल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके वजह से जो अब लैंडफॉर्म डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, डिपोजिशनल। लेकिन मैच्योर स्टेज में भी बहुत ज्यादा डिपोजिशनल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पे रिवर क्या होती है, मियांडरिंग करना शुरू करती है, मियांडरिंग। मियांडरिंग मतलब क्या होता है, जो जिगजैग मूवमेंट होता है ना, स्नेक लाइक मूवमेंट, ये। तो आपकी रिवर जैसी मैच्योर स्टेज में आती है, प्लेन वाले रीजन में आती है, तो आपके फिर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, और क्योंकि रिवर की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है तो ये ऐसे 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 करके मियांडर करना शुरू करती है। अब इस मियांडरिंग से रिलेटेड वेरियस आपके लैंडफॉर्म है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा डिपोजिशन करना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब अपने ओल्ड स्टेज में आ जाती है तो ओल्ड स्टेज में तो अब रिवर का स्पीड बहुत ही स्लो हो चुका है, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज में आपके रिवर का स्पीड बहुत स्लो हो चुका है। तो जब रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी तो जो ये अपने साथ सेडिमेंट कैरी कर रही थी फ्रॉम यूथफुल स्टेज, उसको क्या करेगी, ये डिपोजिशन करना शुरू करेगी, ठीक है। और फाइनली जाके ये किसी बड़े वाटर बॉडी में या सी में जाके मिल जाती है। तो इस डिपोजिशन से कौन सा लैंडफॉर्म आपका फॉर्म होता है, डेल्टास। समझ आया, डेल्टा या फिर एस्चुरी। तो जो शॉर्ट लेंथ की रिवर रहेगी वो एस्चुरी फॉर्म करती है, जो लॉन्ग लेंथ की रिवर रहेगी वो आपकी डेल्टास फॉर्म करती है। तो एक एक करके सारे लैंडफॉर्म को भी हम डिटेल में देखेंगे, इस चैप्टर में गिवन है। समझ आया कॉन्टेक्स्ट आपको। तो देखो, शीट इरोजन एंड वैली फॉर्मेशन, ठीक है। तो शीट इरोजन हम किसको कह रहे हैं,
जब जो आपका वाटर है ओवरफ्लो कर रहा है, तो जब आपका वाटर ओवरफ्लो करेगा किसी सरफेस से, मान के चलो ये सरफेस है, ठीक है, तो जब यहां से वाटर ओवरफ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो लेयर है, ठीक है, इसके लेयर को ये क्या करेगा, वॉश कर देगा, मतलब एक लेयर कम हो गया, ठीक है, मैं ऐसे डॉट डॉट करके बना दे रहा हूं, ये लेयर रिमूव हो गया, फिर एक लेयर और रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। मतलब जब इरोजन आपके शीट फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब एक एक लेयर आपका घटते जाए, जैसे आप ओनियन पिल करते हो, ठीक है, या फिर ओनियन का जब आप छिलका निकालते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले फर्स्ट लेयर निकालते हो, फिर सेकंड लेयर निकालते हो, तो बस इसके थ्रू आप इमेजिन कर सकते हो जो आपका सरफेस रहता है उस पर अगर कोई वाटर ओवरफ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर वाले सरफेस को क्या करेगा, रिमूव करते जाएगा, जो टॉप सॉइल होता है उसको रिमूव करते जाएगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शीट इरोजन, क्योंकि इरोजन जो हो रहा है वो शीट फॉर्म में हो रहा है, राइट। और वैली फॉर्मेशन आपका कब होता है, तो वैली फॉर्मेशन एक ही बार ऐसा नहीं है कि रिवर आपके वैली फॉर्म कर देगा, पहले आपके कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, फिर उसी का फर्दर जो वर्जन होता है वो वैली होता है, तो वो भी हम समझेंगे कि सबसे पहले आपका क्या फॉर्म हो रहा है और कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो लीड कर रहा है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैली, तो ये अभी हम देखेंगे। सो ओवरलैंड फ्लो इनिशिएट शीट इरोजन ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज, ओवरलैंड फ्लो कंसंट्रेट्स इनटू पाथ्स, फ्रिक्शन फ्रॉम फ्लोइंग वाटर रिमूव सरफेस मटेरियल लीडिंग टू द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड नैरो रिल्स। तो वाटर का क्योंकि सरफेस पे जब कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन की वजह से वाटर जो करता है क्या करता है, रिमूव कर देता है, और जब आपके सरफेस मटेरियल रिमूव होते हैं तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिल्स एंड गलीज। तो रिल्स एंड गलीज का मैं आपको इमेज दिखाया हूंगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके रिल्स और गलीज, ठीक है, चंबल वैली देखते हो तो जैसे ये लैंड है, तो लैंड में क्या होता है, इरोड हो के रिल्स और गलीज फॉर्म हो जाते हैं, तो ये पूरा जो टोपोग्राफी होता है ना ये आपके बैडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आया। उसके बाद देखो दीज रील्स प्रोग्रेसिवली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज, तो जो रील होता है पहले छोटा होता है, वो डेवलप होकर जब बड़ा होता है तो वो गलीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो गलीज आप ध्यान रखना क्या होता है, गलीज फर्दर डीपेन वाइडन लेंथन एंड मर्ज टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ वैलीज, और यही गलीज जब और डीप हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, वैली बन जाते हैं, तो जिसको हम चंबल वैली बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो आप, मान के चलो जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इवोल्यूशन में आपको दिखा रहा हूं, तो ये सरफेस है, राइट। अब इस पे जब आपका रिवर फ्लो किया, ठीक है, मान चलो रिवर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस सरफेस पे आपके रील्स क्रिएट होगा, ठीक है, मतलब ऐसे रील्स बन जाएंगे, ये रिवर नहीं है ये रील्स है, राइट। फिर ये रील्स जब होगा कि ये क्या होगा, ये डीपेन होगा और डीप होगा और वाइड होगा, ठीक, तो ये थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, ये गड्ढा टाइप में, आई होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे होगे, तो ये और गड्ढा हो गया। अब इसको पानी मत समझना है, पानी नहीं है ये गड्ढा है, डिप्रेशन है, राइट। अब यही जब डिप्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे वैली का शेप ले लेगा, राइट। तो आपका फर्दर जो होगा कैसे लैंडफॉर्म डेवलप होगा, ऐसे, समझ आ रहा है। तो ये फर्दर जब डीपेन हो गया, वाइडन हो गया, तो ये क्या बन गया, ऐसे वैली बन गया, समझ आया। तो जो चंबल वैली है वो इसका अच्छा एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपका हो रहा है रील, यहां पे बना रील, फिर रील थोड़ा और वाइडन हुआ तो बना गली, और गली और वाइडन हुआ तो ये बन गया आपका वैली। ये सीक्वेंस समझ आया। फिर देखो आगे, इन अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग इज डोमिनेंट, रिमूविंग इरेगुलरिटीज लाइक वाटरफॉल एंड कैस्केड्स। तो इनिशियल स्टेज में आपको वाटरफॉल देखने को नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि आपकी रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो रॉक को भी क्या करती है, इरोड कर देती है। तो वाटरफॉल के लिए आपको रॉक जो रिवर की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो रॉक को इरोड ना कर पाए और आपका एक वाटरफॉल डेवलप हो पाए, राइट। नहीं तो अदरवाइज क्या कर रही है, ये देखो ये इरोड कर दे रही है, ये आप इमेज से देख पा रहे होगे ये चीज, ठीक है। तो रिवर की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा होती है तो इनिशियल स्टेज में आपको वाटरफॉल या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि स्पीड तेज होती है तो वो आपके रॉक सरफेस को क्या करती है, इरोड कर देती है, जिसके वजह से वाटरफॉल की जगह कोई दूसरा लैंडफॉर्म बन जाता है। देन ड्यूरिंग मिडिल स्टेज स्ट्रीम इनसाइज देयर बेड्स मोर स्लोली एंड लैटरल इरोजन ऑफ वैली साइड्स इंटेंसिफाई। और मिडिल स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो रिवर का
जो स्ट्रीम है अपने बेड को और गड्ढा करती है, जैसे मैंने बताया रील्स पहले हुआ कन्वर्ट गली में, ठीक है, तो क्योंकि आपकी स्पीड और इंटेंसिफाई हो गई है तो धीरे 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 वो क्या करती है, इंसाइज, इंसाइज मतलब काटना, ठीक है, तो और धीरे धीरे काट काट के वो फाइनली क्या होता है, वैली फॉर्मेशन हो जाता है आपका। सो valley sides are gradually reduced to gentler slope. Divides between drainage basin are similarly lowered until they are almost completely flattened. So this process ultimately result in a lowland of faint relief with some low resistance remnants known as monadnocks occasionally standing out. अब इसको थोड़ा सा ना विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये आप नॉर्मली पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, तो इसमें क्या कहना चाह रहा, देखो जब ये आपका सरफेस है, राइट, ये सरफेस है आपके, तो यहाँ पे आपके पहले इनिशियली ऐसे थोड़ा सा इरोजन हुआ, ठीक है, फिर आपका ये फर्दर सरफेस क्या हुआ, धीरे धीरे इरोड होके ये जो इरोजन हुआ बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये जो सरफेस है आपका, ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे ये सरफेस ऐसे ना रह के ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, इरोड होके इतना बचा। फिर और लेटर स्टेज में क्या हुआ, आपके मात्र एक छोटे छोटे लैंडफॉर्म रह गए इस सरफेस पे, मतलब शुरू में आपके पूरा ऐसे सरफेस था, ठीक है, इतनी विड्थ थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये और इरोड होते गया, राइट, तो ये कुछ ऐसा शेप बना, और उसके बाद लास्ट में जो रेमिनेंट्स रह गए वो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनैडनॉक बोलते हैं, राइट, मोनैड नॉक। तो ये चीज ध्यान रखना, मोनैडनॉक जो है ये क्या है, जब कोई भी लैंडफॉर्म आपके अपने लास्ट स्टेज में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अरावली, अरावली का फॉर्मेशन कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन टाइम में, ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम पे वो यंगफोल्ड माउंटेन डेवलप हुआ, अब धीरे 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 उसमें डेनुडेशन हुआ, इरोजन हुआ, तो उसकी हाइट कम होते गई कम होते गई कम होते गई, और आज से आप मिलियन ईयर्स बाद क्या देखोगे कि अरावली का पूरा हिल जो है वो खत्म हो चुका है, बस छोटे छोटे कहीं पे आपको ऐसे रेमनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़ों में, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मोनैडनॉक बोल रहे हैं। हिमालय क्योंकि अभी अपने यूथफुल स्टेज में है और इसका फॉर्मेशन अरावली के मुकाबले बहुत लेट में हुआ है, तो इसलिए हिमालय अभी आपको बड़ा सा पर्वत दिखता है, लेकिन हिमालय भी आज से बिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या होगा कि वो भी आपका इरोड हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आपके क्या रह जाएंगे, मोनैडनॉक रह जाएंगे। तो ऐसे पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ थोड़ा और छोटा हुआ तो ऐसे, ठीक है, फिर और छोटा हुआ ऐसे, फिर धीरे धीरे ये पहाड़ का छोटा छोटा बस पैच रह जाएगा ऐसे, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मोनैडनॉक बोल रहे हैं। समझ आया मोनैडनॉक का मीनिंग। सो दिस टाइप ऑफ प्लेन फाउंड बाय स्ट्रीम इरोजन इज टर्म्ड एज पेनी प्लेन, और पेनी प्लेन भी क्या होता है आपका, जो प्लेन बच जाता है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन था, ये मान के चलो ये फीचर था, ये देखो मैं दूसरा ही पेज ले रहा हूं, जैसे ये मान चलो कोई फीचर था, ठीक है, ये धीरे धीरे इरोड हुआ इरोड हुआ इरोड हुआ, तो ये क्या हो गया, प्लेन लेवल पे आ गया है, राइट, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेनी प्लेन, राइट, तो ये आफ्टर इरोजन, और इस पे जो फीचर बच गए इस टाइप के रेमनेंट्स कहीं कहीं पे, ये हो गया आपके मोनैडनॉक, मोनैडनॉक। तो ये डिफरेंस याद रखना कि पेनीप्लेन हम किसको बोल रहे हैं, आफ्टर इरोजन जो आपका प्लेन सरफेस बच जा रहा है उसको हम पेनीप्लेन बोल रहे हैं, और जो आपके रेमनेंट्स बच जा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनैडनॉक्स। सो डेफिनेशन में याद रखना, लो रेजिस्टेंट रेमनेंट्स नोन एज मोनैडनॉक, or plane formed by stream erosion is termed as peneplain. So the characteristic of each stage of landscape development in running water regimes can be summarized as follows. फिर देखो आगे, रील्स फॉर्मेशन, तो ये देखो ये छोटे छोटे रील है, इमेज में आपको और क्लियर हो रहा होगा। फिर यही डिपेंड जब हो जाते हैं तो ये आपके गली बन जाते हैं, तो देख पा रहे होगे कितना इरोड कर दिया रिवर ने। पहले मान के चलो इसके ऊपर से फ्लो हो रही होगी, तो पहले रील का साइज ऐसे होगा, ठीक है, फिर ये और डिपेंड होते गया तो ये एक्सटेंड हो गया, तो ये गली बन गया, और यही गली जब और फर्दर डिपेंड हुआ तो देखो ये आपके वी शेप्ड वैली बन गया। समझ आ रहा है, तो इतना ज़्यादा इरोड हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ होगा, ये आपके ओवर द ईयर्स हुआ होगा। ये रिलेशन आपको समझ आ रहा है, छोटे से स्ट्रीम से, छोटे से आपके इरोजनल फीचर से पहले वाइडन हुआ, वाइडन होके गली बना, और यही गली फिर और वाइडन होके इस टाइप का वैली बन गया। समझ आया। फिर देखो आगे, यूथफुल स्टेज,
तो यूथफुल स्टेज में हम क्या क्या देख रहे हैं, वही चीज वी शेप वैली देख रहे हैं, ठीक है। वाटरफॉल एंड रैपिड्स ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है स्ट्रीम्स की और आपके रॉक को वो इरोड कर देती है। तो वाटरफॉल के लिए आपके रॉक इरोड नहीं होने चाहिए, जो बेड रॉक होते हैं जिसपे आपकी पानी फ्लो हो रही है और वहां से जब नीचे गिरती है वाटर फ्लो बनती है, तो वो रॉक ही इरोड हो जाएगा, तो आपके पानी क्या होगा, वो नीचे नहीं गिरेगी बल्कि वो आपके ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। समझ आए? सो वाटरफॉल एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। तो कहीं कहीं पे एग्जिस्ट कर भी सकती है जहां पे आपके हार्ड बेड रॉक एक्सपोज्ड है, अदरवाइज यूथफुल स्टेज में बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्यू स्ट्रीम्स विथ पुअर इंटीग्रेशन, फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप, शैलो वी शेप वैली। और लैंडस्केप क्या क्या है, ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रीम डिवाइड्स, मार्शेस, स्वैम्स एंड लेक्स, वाटरफॉल्स एंड रैपिड प्रेजेंट। फिर देखो आगे मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज में क्या होता है, स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विथ गुड इंटीग्रेशन, वैलीज आर स्टिल वी शेप बट डीप, ठीक है। फिर मैच्योर स्टेज में क्या हो रहा है, तो यहां पे हम किसका मैच्योर स्टेज की बात करें, लैंडफॉर्म की मैच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं, ना कि रिवर का। तो ये कंफ्यूज मत करना, रिवर अपने यूथफुल स्टेज में क्या करता है, बहुत ज्यादा इरोड करता है, लेकिन लैंडफॉर्म अपने यूथफुल स्टेज में क्या करता है, बढ़ता है वो, है ना, इरोजन उसमें नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, रिवर की जब हम यूथफुल स्टेज की बात करेंगे तो रिवर के यूथफुल स्टेज में क्या हो रहा है, इरोजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं हम लैंडफॉर्म के अगर यूथफुल स्टेज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इरोजन कम होगा, ये ध्यान रखना। फिर ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन विद इन विच स्ट्रीम में फ्लो इन मीएंडर कन्फाइंड विद इन दी वैली। तो इधर मैं लैंडफॉर्म की मैच्योर स्टेज की बात कर रहा हूं, समझ आया? तो मैच्योर स्टेज में लैंडफॉर्म क्या होगा, जैसे शुरू यूथफुल स्टेज में, जैसे हिमालय अभी यूथफुल स्टेज में, तो हिमालय क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और आपको बहुत सारे वी शेप वैली देखने को मिल जाते हैं हिमालय में। हिमालय जब अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा तो वी शेप वैली तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो और डीप हो जाएंगे, समझ आया? तो वही वी शेप बाद में यू शेप वैली के कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये है वी शेप वैली, ये धीरे धीरे क्या होगा, यहां से और इरोड होते 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 ये आपका ऐसे यू शेप बन जाएगा, समझ आया? तो ये जो इरोजन है ये और ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वी शेप यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आया? सो स्ट्रीम डेवलपमेंट देख लो, प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स विद गुड इंटीग्रेशन, डीप वी शेप वैलीज, wider flood plains along trunk streams. Topographic changes देख लो, sharp stream divide, disappearance of waterfalls and rapids and confined meanders within valleys. फिर देखते हैं आगे ओल्ड स्टेज। अब इस ओल्ड स्टेज में क्या हो रहा है आपके, तो दोनों तरीके से सोचो। जो आपके रिवर का ओल्ड स्टेज है वहां पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, आपके डेल्टास फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो लैंडफॉर्म का ओल्ड स्टेज है यहां पे क्या हो रहा है, इरोजन ज्यादा हो रहा है, समझ आ रहा है? तो मतलब जो लैंडफॉर्म है पर्टिकुलर वो उसकी हाइट कम हो जा रही है, समझ आया? सो ओल्ड स्टेज, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद इन जेंटल ग्रेडियंट। तो यूथफुल स्टेज में क्या था माउंटेन का, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यूथफुल स्टेज वाईएस लिखता हूं, ठीक है। तो माउंटेन यूथफुल स्टेज में इसकी हाइट क्या थी, हाइट ज्यादा थी, ठीक है। और जो स्लोप है वो कैसा था, स्टीप, मतलब एकदम खड़ी पहाड़ी ऐसे, ठीक है। लेकिन अपने मैच्योर स्टेज में या ओल्ड स्टेज बोलो, अपने ओल्ड स्टेज में जो ये पहाड़ है इसकी हाइट कैसे होगी, ऐसे होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक मिनट पॉज करो और वापस से एक्टिव रिकॉल करो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूं ना, एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप नहीं समझ पाओगे तो ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, राइट। फिर देखो स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक इन ओल्ड एज में क्या है, फ्यू स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज विद जेंटल ग्रेडियंट्स, फ्री मिएंडरिंग ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड ऑक्सबो लेक्स प्रेजेंट, ब्रॉड एंड फ्लैट डिवाइड्स। तो वही बता रहा है कि ओल्ड स्टेज में जो आपके लैंडफॉर्म है उस पर आपको ऑक्सबो लेक देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सबो लेक होते क्या है, तो जब आपका देखो यहां पे मैं बता देता हूं आपको, तो जब आपके रिवर का मैच्योर स्टेज होता है तो वो क्या करती है, ऐसे मियांडरिंग करती है, ठीक है। फिर ओवर द टाइम ये रिवर अपना मान के चलो ये कोर्स चेंज कर ली, तो ये यहां से फ्लो होने लगी, ठीक है। तो यहां पे कुछ डिप्रेशन क्रिएट हुआ रहेगा, है ना, और उसमें पानी भर गया रहेगा। तो जब कोई डिप्रेशन ऐसे, ठीक है, ऑक्सबो के शेप में, और यहाँ पे पानी फिल हो जाए तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सबो लेक, राइट। ये फॉर्म कैसे हुआ, ये आपके मियांडरिंग ऑफ रिवर की वजह से। तो जो ओरिजिनल पाथ था रिवर का ये वाला, ठीक है, ठीक, और ओवर द ईयर्स जब रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया ऐसा वाला, तो यहाँ पे कुछ आपके डिप्रेशन बना होगा और उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऑक्सबो लेक।
फिर लैंडस्केप फीचर क्या है, मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप एग्जिस्ट एट स्लाइटली अबव सी लेवल, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स डोमिनेट द टेरेन। फिर देखो इरोजनल लैंडफॉर्म वैली का, तो इरोजनल लैंडफॉर्म देख लेते हैं हम, वैली में क्या क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपका होता है रिल्स, अभी हम देख के आ रहे हैं, फिर गलीज, ठीक है, वी शेप वैली, गॉर्जेस, गॉर्ज आपके कैसे होते हैं, गॉर्ज और कैनियन देख लो, ठीक है, गॉर्ज और कैनियन। अब ये दो टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो गॉर्ज क्या होता है बेसिकली, तो जब आपका ऐसे वर्टिकल इरोजन होगा, ठीक है, तो समझ लो पहले, उसके बाद देखते हैं हम। तो जैसे ये वापस से ले लो, अब ये चैप्टर में ना आपको ज्यादातर डायग्राम से ही समझ आएगा, तो कोशिश करना है डायग्राम आप हाथ से बना के समझो, तब ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो देखो मान के चलो ये आपके सरफेस है, अब इसमें ओवर द टाइम क्या हुआ, वर्टिकल इरोजन हुआ, ठीक है। तो वर्टिकल इरोजन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये आपका मान के चलो ये वर्टिकल इरोजन हुआ, किसकी वजह से, रिवर के वजह से। तो शुरुआती स्टेज में इसको हम क्या बोल रहे हैं, गॉर्ज बोल रहे हैं, गॉर्ज, राइट। अभी इमेज भी दिखाऊंगा इसका। फिर जब ओवर द टाइम ये क्या हुआ, वाइडन हो गया, और तो जब ओवर द टाइम ये थोड़ा और वाइड हो गया, अब ये जो है ना ये पूरा गड्ढा है, ठीक है, यहां का सारा रिमूव्ड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैनियन, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे और ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, यही आपके क्या बन जाएगा, वी शेप वैली बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपने रील्स, गलीज और वैली देखा था, वैसे यहां पे आपके क्या है, गॉर्ज है, कैनियन है और वी शेप वैली है। तो रील्स और गलीज वो छोटे वर्जन थे, ठीक है, लेकिन गॉर्ज और कैनियन ये बड़े बड़े लैंडस्केप होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं इमेज, पहले यहां पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इमेज दिखाता हूं। सो अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप, तो फिगर 6.2 में हम देखेंगे इसको। और कैनियन में भी एज डीप एज अ गॉर्ज, तो गॉर्ज जितना कैनियन डीप होता है, लेकिन जो इसकी विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू अ गॉर्ज अ कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। तो ये चीज ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन कैनियन आर अ वेरिएंट ऑफ गॉर्जेस, तो वही मैंने बताया, जब गॉर्जेस ही आपके जब ऊपर से और चौड़े हो जाते हैं तो ये आपके कैनियन का शेप ले लेते हैं। अब हम थोड़ा इमेज देख लेते हैं। तो इमेज देख पा रहे होगे, देखो ये जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका गॉर्ज, ठीक है। तो देखो ये पहले पूरा पहाड़ी होगा, लेकिन ऐसे यहां से ऊपर से मान के चलो इस लेवल से आपके रोड होते 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 ये आपके सी लेवल तक आ गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल, सरफेस लेवल तक आ गया, राइट। ये इरोड हो गए, तो इसको हम बोल रहे हैं गॉर्ज, राइट। अब यही जब गॉर्ज थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, तो ये एनसीईआरटी की इमेज है, थोड़ा सा मैंने कलरफुल इसको बना दिया है। तो ये देखो ये आपका बन गया कैनियन, राइट। तो ये पहले पूरा एकदम समतल जमीन होगा ऐसे, राइट, लेकिन धीरे 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 ये आपके इरोड होते 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 ये आपका ऐसे चैनल बन गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया कैनियन। एंड एंट्रेंच मेंडर लूप ऑफ रिवर कोलोराडो इन यूएसए, तो ये कोलोराडो रिवर का इमेज है। और वी शेप वैली कैसा है, ऐसा है। तो मान के चलो ये पूरे पहाड़ पहले ऐसे होंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे इरोड होते 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 रिवर का लेवल यहाँ पे आ गया। तो रिवर पहले इस लेवल पे फ्लो करती होगी, धीरे धीरे इस लेवल पे आई, इस लेवल पे आई, इस लेवल पे आई, और धीरे धीरे करके इस लेवल पे आ गई, ठीक है, समझ आया। तो ऊपर से नीचे ऐसे इधर से फ्लो कर रही है, फिर थोड़ा सा इरोड हुई, फिर इधर से फ्लो कर रही है, फिर थोड़ा इरोड हुई, इधर से फ्लो कर रही है, फिर थोड़ा इरोड हुई, फिर आपके अभी प्रेजेंट जो इसका पाथ है वहाँ फॉलो कर रही है। फिर देखो आगे, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। अब ये कुछ अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म है, तो इसको एक एक वर्ड में समझो, आपका काम हो जाएगा। तो पॉट होल्स हम किसको बोलते हैं, तो देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आपका जो बेड रॉक होता है जहां से आपके रिवर फ्लो करती है, राइट। अब वहां पे आपके इवन ऐसा नहीं है कि इवन मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे आपके सॉफ्ट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट आपके रॉक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये सरफेस है, राइट। अब यहाँ पे कहीं पे सॉफ्ट आपके रॉक प्रेजेंट होंगे, कहीं पे आपके हार्ड रॉक प्रेजेंट होंगे, राइट। कहीं पे सॉफ्ट होंगे, कहीं पे हार्ड होंगे। तो जहां पे आपके सॉफ्ट रॉक होते हैं ना, उस जगह को क्या करती है, रिवर इरोड कर देती है। तो जब सॉफ्ट वाले जगह इरोड हो जाएंगे, जैसे मान के चलो ये आपका सरफेस, ठीक है, तो सॉफ्ट वाले जगह पे ऐसे ऐसे डिप्रेशन बन जाएगा छोटा छोटा, राइट, जहां जहां आपके सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट थे। और इसी में जब पानी भर जाएगा
तो आपका क्या बन जाता है, वो पॉट होल्स बन जाता है। तो ये देख पा रहे होगे, देखो ये यहाँ पे सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट थे, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट थे और इसमें पानी भर गया तो ये बन गया आपके पॉट होल्स। और यहाँ पे जहाँ पे हार्ड रॉक प्रेजेंट है यहाँ पे आपके पानी नहीं भरा। वही चीज आपके प्लंज पूल बन जाता है जब यही सारे पॉट होल्स आपके सारे मिलके एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट कर ले, तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लंज पूल। और प्लंज पूल आपको और एक जगह कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे वाटरफॉल आप देखने अगर देखोगे तो वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो जहाँ पे मान के चलो ऐसे वाटरफॉल गिरता है, ये आपका लैंड सरफेस है और यहाँ से अगर मान चलो वाटरफॉल फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसके वजह से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और पानी भर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। इसे याद रखना। तो वाटरफॉल के साइड में आप ऐसे देखने को मिलता होगा, दिस इज प्लंज पूल। समझ आया? तो एक एक लाइन में डेफिनेशन देख लो। पॉट होल्स आर मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन दैट फॉर्म ओवर द रॉक बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स। और प्लंज पूल क्या आपका, दीज आर लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स एंड स्पेसिफिकली कॉल्ड प्लंज पूल। समझ आया? अब आगे देखते हैं। ये सब आप चाहो तो रीड कर लेना, बाकी उतनी नीड नहीं है। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो डायरेक्ट बोल देंगे कि पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स आर फीचर ऑफ, तो एग्जांपल दे देंगे वाटर, रनिंग वाटर, एयर, ग्लेशियर, ठीक है। तो एक तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। दूसरा टाइप का पूछ लेंगे कि पॉटहोल और पॉटहोल एंड प्लंज पूल्स आर काइंड ऑफ इरोजनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। समझ है? तो बहुत सारे आपको फीचर ऐसे दिखेंगे जो इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों ही होते हैं, राइट। लेकिन प्लंज पूल और जो आपके पॉटहोल से, ये दोनों कौन से आपके इरोजनल फीचर है। किससे बन रहे हैं, आपके रनिंग वाटर से बन रहे हैं। समझ है? फिर देखो आगे, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मिएंडर। इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मिएंडर मतलब क्या होता है, तो मैंने मिएंडरिंग आपको समझा दिया कि जो आपका रिवर का ऐसे जिगजैग स्नेक लाइक मूवमेंट होता है, कब, अपने मैच्योर स्टेज में, ठीक है। तो जब आपके रिवर ऐसे ऐसे मूव करती है तो वो इरोड करती होगी, है ना, उस जगह को, तो आपके क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जिगजैग मैनर में। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है। इंसाइज्ड ट्रेंच या फिर इंट्रेंच्ड मिएंडर। तो देखो जब रिवर आपके ऐसे इस शेप में ऐसे फ्लो कर रही है, राइट, तो ये कुछ डिप्रेशन क्रिएट कर रही है और इस डिप्रेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रेंच्ड मिएंडर या फिर इंसाइज्ड मिएंडर। अब यहीं पे मान के चलो ये रिवर अपना कोर्स चेंज कर ली, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ये ऑक्सबो लेक। समझ आया? सो इन स्ट्रीम फ्लोइंग रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट, इरोजन प्राइमरली कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। इन सच स्ट्रीम lateral erosion on the sides of the valley is not as prominent when compared to stream flowing on low and gentle slopes. Then stream flowing over gentle slopes develops साइनियोस और मिएंडरिंग कोर्स ड्यू टू एक्टिव लेटरल इरोजन। तो जब स्ट्रीम आपके जेंटल स्लोप पे फ्लो होती है, ठीक है, तो जेंटल स्लोप मतलब थोड़ा सा उसका एंगल कम है एज कंपैरिजन टू स्टीप स्लोप। तो जेंटल स्लोप पे जब आपके रिवर फ्लो करेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाएगी रिवर की, तो वो क्या करना शुरू करेगी, मिएंडर करना शुरू करेगी, ठीक है। मतलब एक साइनस और मिएंडरिंग शेप, साइनस और मिएंडरिंग कोर्स ड्यू टू एक्टिव लैटरल इरोजन। और लैटरल इरोजन की वजह से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, आपके इंट्रेंच्ड मिएंडर या फिर इंसाइज्ड मिएंडर। समझ आया? बाकी अब चाहो तो ये रीड कर सकते हो। फिर देखो आगे, फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है, स्ट्रीम इनिशियली डेवलप मिएंडर ऑन जेंटल स्लोप्स, दे कैन बिकम इंट्रेंच्ड एज द लैंड इज अपलिफ्टेड और बेस लेवल ड्रॉप्स। दिस प्रोसेस कॉज द स्ट्रीम टू कट डाउनवर्ड, द मिएंडरिंग पैटर्न इज मेंटेन थ्रू आउट दिस डाउनवर्ड कटिंग। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर, कट इनटू हार्ड रॉक फॉर्मेशन, मेंटेन साइनस कोर्स डिस्पाइट स्टीप ग्रेडियंट। फिर देखो आगे, रिवर टेरेसेस। अब रिवर टेरेस क्या होता है, तो टेरेस मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो देखो हम इमेज में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो इमेज है, तो आपके रिवर ऐसे होती है, पहले एक लेवल पे फ्लो कर रही है, ठीक है, फिर मान के चलो इरोड किया तो इस लेवल पे आ गई, फिर थोड़ा सा इरोड किया इस लेवल पे आ गई। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपके किस टाइप के रॉक्स प्रेजेंट है जिस सरफेस से फ्लो कर रही है, राइट। तो जहां पे आपके ज्यादा सॉफ्टर रॉक प्रेजेंट होगा वहां पे ज्यादा इरोजन होगा। तो मान के चलो ये पहले पूरा एक सरफेस है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मान चलो हार्ड रॉक है, यहां पे आपके सॉफ्ट रॉक है, यहां पे आपके सॉफ्टर रॉक है। तो आपके कैसे होगा, जो आपका शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये हार्ड रॉक है तो ये ज्यादा इरोड नहीं होगा, ये सॉफ्ट जो रॉक है ये थोड़ा सा इरोड होगा तो इसका लेवल ऐसे हो जाएगा। फिर जो ये और सॉफ्टर रॉक है ये थोड़ा और ज्यादा इरोड होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, राइट। ये देख सकते हो आप। तो ये रिवर थी, ठीक है, रिवर धीरे धीरे फ्लो होते होते जहां जहां जिस टाइप का रॉक प्रेजेंट था उतना ज्यादा वहां पे इरोजन हुआ और ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, टेरेस, रिवर टेरेस। तो इसका फीचर देख लेते हैं। सो रिवर टेरेसेस आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैलीज फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन रिजल्टिंग फ्रॉम वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन। तो ये आपका क्या है, इरोजनल
लैंडफॉर्म है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, एक तो किससे फॉर्म हो रहा है, रनिंग वाटर से, किस टाइप का लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट्स इंडिकेटिंग फॉर्मर बेड river bed levels. If they occur at the same elevation on either side of the river, they are called पेयर टेरेसेस। तो टेरेसेस आपको अगर दो साइड देखने को मिलेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, पेयर टेरेसेस, ठीक है। फिर आता है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, राइट। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आप क्या देखते हो, व्हेन स्ट्रीम लूज देयर वेलोसिटी, तो जब आपके स्ट्रीम अपने ओल्ड स्टेज में होती है या मैच्योर स्टेज में होती है, तो मैंने क्या बताया, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा तो इरोजन फीचर कम हो जाएगा। तो जब इरोजन फीचर कम होगा तो वो क्या करना शुरू करेगी, डिपोजिशन शुरू करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो ज्यादातर डिपोजिशनल फीचर है वो आपके किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, या तो मैच्योर में या फिर ओल्ड स्टेज में, एक्सेप्ट वन लैंडफॉर्म जो कि क्या है आपका एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन जो है वो आपके यूथफुल स्टेज में देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। सो व्हेन स्ट्रीम लूज देयर वेलोसिटी ड्यू टू जेंटल ग्रेडियंट्स, दे बिगिन टू डिपॉजिट देयर सेडिमेंट लोड। दिस डिपोजिशन क्रिएट्स वेरियस लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड कंडीशन वेयर द डिपोजिशन अकर। द मेजर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर इंक्लूड अ एलुवियल फैन, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, पॉइंट बार्स एंड मियांडर्स। तो ये सारे आपके कुछ डिपोजिशनल फीचर हो गए। डेल्टाज हो गया आपका, एलुवियल फैंस हो गया, नेचुरल लीव्स हो गया, पॉइंट बार्स हो गया, ऐसे करके। तो जो नदी के किनारे रहते हैं तो उनको ये डिपोजिशनल फीचर देखने को मिलता होगा, है ना। तो ये नदी के किनारे बनने वाली ये सारी लैंडफॉर्म है। लाइक डेल्टा तो आपको जब अपने नदी ओल्ड स्टेज में रहती है, जैसे गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर अपने ओल्ड स्टेज में कहाँ पे पहुंचती है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। तो वेस्ट वाले बंगाल वाले एरिया में वो आपका डेल्टा फॉर्मेशन करती है, कहाँ पे, सुंदरबन में, ठीक है। और सुंदरबन आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, राइट। ये चीज समझ आ, और उसके बाद वो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। सो एलुवियल फैन आपके क्या है, कोन शेप डिपॉजिट फॉर्म वेयर स्ट्रीम्स इमर्ज फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू प्लेन्स। डेल्टास क्या है आपके, ट्रायंगुलर डिपॉजिट फॉर्म वेयर रिवर मीट सीज और लेक्स, ठीक है। और फ्लड प्लेन्स आपके क्या है, फ्लैट एरियाज एडजेसेंट टू रिवर्स बिल्ट अप बाय सेडिमेंट डिपोजिशन। तो इन तीनों को मैं समझा देता हूं डायग्राम से। तो देखो एलुवियल फैन क्या है आपके, ये माउंटेन हो गया, ठीक है। तो माउंटेन के जो फुट पे, मतलब जहां पे माउंटेन का फुट है, यहां पे जब डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, तो रिवर जब यहां से आती है तो यहां पे कुछ डिपोजिशन करती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एलुवियल फैन, राइट। और ये यूथफुल स्टेज में बनता है। फिर जो मैंने बताया डेल्टास, तो डेल्टास क्या होते हैं आपके, जैसे रिवर जब प्लेन एरिया में रहती है, ठीक है, तो आपके डिपोजिशन करती है बिफोर ड्रेनिंग इनटू द ओशन। तो ये डेल्टास भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, आर्कुएट शेप डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। तो जो डिपोजिशन हो रहा है इस टाइप से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। और जो आपका फ्लड प्लेन कैसे होता है, तो मान के चलो ये स्ट्रीम है, ठीक है, तो ये अपने अगल बगल डिपोजिट करेगी, ये अपने अगल बगल डिपोजिशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स। सो यहाँ पे एलुवियल फैन के बारे में डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। Alluvial fans are formed when streams flowing from higher levels break into foot slope plains of low gradient. Very coarse load is normally carried by stream flowing over mountain slopes. तो बहुत बार क्या होता है ना कि जो भारी लोड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर अपने यूथफुल स्टेज में इरोजन तो कर रही है, लेकिन जो बहुत भारी लोड होते हैं, कोर्स लोड होते हैं, उसको रिवर ना कैरी नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, वहीं पे डिपॉजिट कर जाती है। तो इसीलिए जो एलुवियल फैन है ये आपकी यूथफुल स्टेज में देखने को मिलती है, क्योंकि जब रिवर जब रिवर में लोड ज्यादा हो जाता है तो वो जहाँ पे आपके यूथफुल स्टेज में जब माउंटेन से प्लेन वाले रीजन में आती है, तो उससे पहले ही वो क्या करती है, डिपोजिशन कर देती है, जो आपके कोर्सर लोड होते हैं, जो हेवियर लोड होते हैं, ठीक है। इसलिए एलुवियल फैन आपको यूथफुल स्टेज में देखने को मिलता है। सो दिस लोड बिकम टू हेवी फॉर द स्ट्रीम्स टू बी कैरिड ओवर जेंटल ग्रेडियंट, गेटिंग डम्प्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लोड टू हाई कोन शेप डिपोजिशन कॉल्ड एलुवियल फैन। तो इसका भी मैं आपको इमेज दिखाता हूं। स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर फैंस आर टिपिकली नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल फॉर लॉन्ग शिफ्टिंग देयर पोजिशन अक्रॉस द फैन टू फॉर्म मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज।
देन एलुवियल फैन इन ह्यूमिड एरिया नॉर्मली शो लो कोन्स विद जेंटल स्लोप फ्रॉम हेड टू टो। तो अब ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, इतना याद करने की जरूरत नहीं आपको, आप सिंपल याद रखना एलुवियल फैन किस स्टेज में बनता है, यूथफुल स्टेज में बनता है, कौन सा फीचर आपके डिपोजिशनल फीचर है, क्यों आपके एलुवियल फैन बन रहा है, क्योंकि आपके जब जो आपकी स्ट्रीम होती है उसके लिए बहुत बार जो लोड होता है वो हेवी हो जाता है कैरी करने के लिए आगे, तो वो उसके बाद वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। फिर एलुवियल फैन आपके परमानेंट नहीं होता है, ये शिफ्ट होते रहता है, ठीक है, और इसके कोन का साइज भी आपके बड़ा छोटा होते रहता है, तो रीजन टू रीजन ये डिपेंड करता है। फिर देखो आगे, यहां पे ये देख पा रहे हो, देखो ये आपका एलुवियल डिपॉजिट, ये देखो ये कौन शेप बन रहा है ना। सो कंडीशन क्या फॉर्मेशन का, स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन, सडन डिक्रीज इन ग्रेडियंट, लॉस ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी। क्लाइमेट वेरिएशन क्या है, ह्यूमिड एरिया में लो कोन्स विद जेंटल स्लोप्स, तो जो आपके ह्यूमिड एरिया में इस टाइप का डेल्टा बनता है, लो कोन्स विथ जेंटल स्लोप। एरिड एरिया में आपके हाई कोन्स बनते हैं विथ स्टीप स्लोप। तो ये ना आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो एलुवियल फैन होते हैं वो ह्यूमिड एरिया में जेंटल स्लोप बनाते हैं या आपके स्टीप स्लोप बनाते हैं। तो ह्यूमिड में लो कोन विथ जेंटल स्लोप और ड्राई एरिया में हाई कोन विथ स्टीप स्लोप, याद रखना ये चीज। फिर आता आपका डेल्टाज। तो डेल्टाज मैंने क्या बताया, डेल्टाज आर लाइक एलुवियल फैंस बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन। तो ये भी एलुवियल फैंस ही होते हैं, एलुवियल फैन जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कब बन रहा है, आपके मैच्योर स्टेज में बन रहा है, जब रिवर आपके प्लेन वाले रीजन से फाइनल प्लेन वाले रीजन से डायरेक्ट ओशन में मिलने जा रही है, तो वहां पे आपका रिवर का स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, तो वो बहुत मास लेवल पे डिपोजिशन करती है, तो उसको हम फिर डेल्टा बोल देते हैं, राइट। इसी तरीके से एक एस्चुरी होता है, बट एस्चुरी जो होता है डेल्टा से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे रिवर जो होता है डायरेक्टली सी से मिल जाता है, राइट। तो वहां पे इतना एक्सटेंसिव आपका सेडिमेंट डिपोजिशन नहीं होता है। सो द लोड कैरिड बाय द रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी, ये चीज याद रखना। If this load is not carried away far into the sea or disturbed along the coast, it spreads and accumulates as a low cone. So फिगर देख लो, ये आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये है आपकी रिवर और यहाँ पे आपके देखो डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, राइट। फिर देखो आगे, की डिफरेंस फ्रॉम एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन से ये कैसे डिफरेंट है, एक तो लोकेशन मैंने बता दिया, दूसरा चीज ये स्टेज किस स्टेज में फॉर्म हो रही है, ओल्ड स्टेज में फॉर्म हो रही है। फॉर्म एट रिवर माउथ एंटरिंग सी लेक, वेरी वेल स्टोर्ड डिपॉजिट, क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न। और डेल्टा में आपको क्लियर लेयर दिखेंगे, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न देखने को मिलेंगे। वही एलुवियल फैन में आपको, क्योंकि यूथफुल स्टेज में होता है, तो लेयर आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं होंगे, विजिबल नहीं होंगे, समझ आए। फिर देखो सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल फर्स्ट, फाइनर सिल्ट्स एंड क्ले कैरिड सीवर्ड। तो सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जो आपके कोर्सर मटेरियल होते हैं वो पहले डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उससे लाइटर थोड़े बाद में होते हैं, फिर उससे लाइटर और थोड़े बाद में होते हैं। तो जो इवन हमने अर्थ का इवोल्यूशन भी देखा था, तो वहां पे क्या देखा था अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे, कि जो ज्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट है वो अंदर चले गए, जो उससे थोड़े से लाइटर हैं वो आपके ऊपर रह गए, है ना। तो वैसे ही आपके कहीं भी अगर वेट डिफरेंस होगा तो आपके लेयर फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जो आपका डेल्टाज है, यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है, क्लियर लेयर देखने को मिलेगा। और वही एलुवियल फैन में आपको सिर्फ कोर्सर मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक। फिर देखो फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जो रिवर के अलोंग जो एलुवियल डिपॉजिट होता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। उसी में फर्दर कैटेगराइजेशन होता है न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सो डिपोजिशन डेवलप ऑफ फ्लड प्लेन मच लाइक इरोजन क्रिएट्स वैली। फ्लड प्लेन्स आर मेजर लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम रिवर डिपोजिशन। लार्ज साइज मटेरियल आर डिपोजिटेड फर्स्ट व्हेन अ स्ट्रीम चैनल स्लोप बिकम्स जेंटल। Finer material like a sand, silt and clay are carried by slower moving waters in gentle channel, typically in plains. These material are deposited over the river bed and when water spill over the banks during floods. तो easy language में वही चीज़ें बता रहा है जो आपको simple language में बता दिया। वही NCERT थोड़ा सा आपको एक technical language में explain करने का प्रयास कर रहा है, right? फिर देखो आगे, उसका आपके फ्लड प्लेन्स में दो टाइप के फ्लड प्लेन होते हैं। एक तो आपके होते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन, एक होते हैं आपके इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो एक्टिव फ्लड प्लेन क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिवर बेड मेड ऑफ दिस डिपॉजिट। तो जो आपके रिवर बेड फॉर्म होते हैं इन डिपॉजिट की वजह से उनको हम एक्टिव फ्लड प्लेन बोल देते हैं। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन क्या होता है, लोकेटेड अबव द बैंक्स एंड कंटेन्स टू टाइप ऑफ डिपॉजिट। तो बेसिकली जो ये बैंक के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, ये आपका रिवर बैंक है, यहाँ पे आपके इनएक्टिव फ्लड प्लेन बनते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका फ्लड डिपॉजिट और एक होता है आपका चैनल डिपॉजिट, ठीक है। तो एक तो जो नॉर्मल रिवर फ्लो कर रही है तो उसके वजह से कुछ डिपॉजिट हुआ होगा, और एक डिपोजिशन जब आपके उस रिवर में फ्लड आ गया तो वो जो डिपोजिशन होगा वो बहुत दूर दूर तक होता है, ठीक है। तो दो टाइप के आपको डिपॉजिट देखने को मिलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन में, और एक्टिव फ्लड प्लेन में आपको जो एक ही टाइप का
डिपॉजिट देखने को मिलता है। फिर इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लैटरली एंड चेंजेस कोर्सेस लिविंग बिहाइंड कट ऑफ कोर्स दैट ग्रेजुअली फिल। और बहुत सारे रिवर क्या होते हैं अपने पाथ को कोर्स को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल लोगे तो बिहार में जो कोसी रिवर है वो हर साल वो थ्रू आउट द टाइम आपके कोर्स चेंज करते रहती है, ठीक है। लेकिन मान के चलो इनिशियली जहां से वो फ्लो हो रही होगी वहां पे कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट की होगी, है ना, और वहां पे भी कई सारे लैंडफॉर्म फीचर डेवलप हुआ होगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं areas on floodplain built by abandoned or cut off channel contain coarse deposit. Flood deposit from spilled water carry relatively finer material like silt and clay. Floodplains within a delta are specifically called delta plains. तो ये देख सकते हो, अब ये रिवर है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ नेचुरल रीव्स, फ्लड प्लेन्स और पॉइंट बार्स में। तो ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार देख लो। तो देखो जो नेचुरल रीव होते हैं वो क्या होते हैं, ये मान के चलो ये रिवर है, राइट। रिवर के ये पास, तो रिवर के जो ये इमीडिएट डिपॉजिट हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नेचुरल लीव हो जाता है, राइट। और जो ये पैरेलल डिपॉजिट हो रहा है ऐसे, देखो ये पैरेलल डिपॉजिट, ये क्या हो जाता है आपका पॉइंट बार्स हो जाता है। समझ आया? सो नेचुरल लीव कहां पे आपके फाउंड हो रहे हैं, फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर, दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रीजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट। तो वही बता रही है कि ये आपके लीनियर होते हैं, लो होते हैं और पैरेलल रीजेस होते हैं। तो एकदम जो फ्लड प्लेन के ऐसे डिपॉजिट है, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं नेचुरल लीव्स। और आपका पॉइंट बार हम किसको बोल रहे हैं, ऑल्सो नोन एज मियांडर बार, लोकेटेड ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ मियांडर। तो ये कीवर्ड याद रखना कि जो पॉइंट बार होते हैं ये कॉन्केव साइड ऑफ मियांडर बनते हैं। तो जैसे ये देखो, ये जो मियांडर है ना, तो ये मियांडर है, तो कॉन्केव साइड इसका क्या होगा, ये होगा। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पड़े हो ना, तो कॉन्केव साइड जहां पे डिप्रेशन रहता है, तो जब मियांडर हो रहा है रिवर, तो ये मियांडर हो रहा है, तो इसका कॉन्केव साइड है, तो यहां पे आपके क्या हो रहा है, पॉइंट बार फॉर्म हो रहा है। वैसे ही जब इधर साइड से मियांडर कर रहा है तो कॉन्केव इस साइड हुआ, तो जो आपका पॉइंट बार हो रहा है इधर फॉर्म हो रहा है, राइट। वैसे ही यहां पे जब है रिवर इस डायरेक्शन में मियांडर कर रहा है तो कॉन्केव आपके इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे आपके क्या बनेगा, पॉइंट बार बनेगा। और जो ये पूरे रिवर का जो प्लेन होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ नेचुरल लीव, फ्लड प्लेन और पॉइंट बार्स में। तो एक बार रीड करोगे आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। फिर मियांडरिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मियांडरिंग में भी कुछ फर्दर पार्ट होते हैं, जैसे स्लिप ऑफ बैंक होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहां से आपके एकदम टर्न करती है रिवर, ठीक है। पॉइंट बार्स हमने अभी देख ही लिया। ऑक्सबो लेक मैंने आपको समझा दिया कि रिवर पहले आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, फिर आपका कोर्स चेंज करके इधर से फ्लो करने लगी, तो जो इधर वाला रह गया डिप्रेशन, इसमें आपका क्या होता है, पानी भर जाता है, तो ये बन जाता है ऑक्सबो लेक। समझ आया? So meander is not a landform, but it is only a type of channel pattern. This is because of propensity of water flowing over very gentle gradients to work laterally on the banks, unconsolidated nature of alluvial deposit making up the banks with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally. Coriolis force acting on the fluid water deflecting it like deflects the wind. तो वही इसमें बता रहा है बेसिकली, जब आपका कोई स्ट्रीम का जब जो स्लोप होता है वो आपके जेंटल स्लोप हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है स्लो होती है, फिर ड्यू टू वेरियस ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम, तो वो आपका क्या होता है, मियांडरिंग शुरू हो जाता है आपके रिवर का, राइट। सो अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट मेकिंग अप द बैंक्स विथ मेनी इररेगुलरिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लैटरली, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, लेटरली एक्सर्ट करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मान के चलो ये सीधा जा रहा था, अब सीधे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो रिवर अपना पाथ ऐसे मोड़ लिया, तो प्रेशर कहाँ लगा, लेटरली लगा। फिर मान चलो यहाँ जा रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, तो वो अपना पाथ ऐसे मोड़ लिया, तो फाइनली रिवर का पाथ ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। So when the gradient of the channel becomes extremely low, water flows leisurely and start working laterally. Slight irregularities along the bank slowly get transformed into a small curvature in the banks. The curvature depends due to deposition on the inside of the curve and erosion along the bank on the outside. अब ये सब डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, कोशिश करना कि इसको अपने इजी लैंग्वेज में डिफाइन करने का, ठीक है। बाकी इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे जीएस पेपर में कोई भी हो, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि क्या है आपका ऑक्सबो लेक, क्या है आपका मियांडरिंग, मियांडरिंग फॉर्म कैसे हो रहा है उसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया, राइट। और कुछ उसके कंपोनेंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके साथ आपका जो मियांडरिंग है और जो रनिंग वाटर वाला जो लैंड फीचर है वो खत्म होता है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आगे के जो लैंडफॉर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको जो रिमेनिंग लैंडफॉर्म बच गया है एनसीईआरटी का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।